हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने मैथ का पीवाईक्यू किया था एंड टर्म के लिए मैथ 01 का, एंड इस वीडियो में हम स्टैटिक 01 का पीवाईक्यू करेंगे। आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये 145 से 146। ये एक कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, इसे रीड आउट करना है, फिर इसका आंसर करना है। तो इसे रीड करते हैं। अ फैमिली हैज़ अ मंथली इनकम ऑफ 50,000, यानी कि टोटल इनकम 50,000 का है और उनका एक्सपेंडिचर इस रेशियो में डिवाइडेड है। तो हमें आंसर करना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर और ऑन ग्रोसरीज एंड यूटिलिटीज। और दूसरा 146 में है हाउ मच मनी डज द फैमिली स्पेंड ऑन रेंट एंड यूटिलिटीज, और इसमें एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोसरीज एंड यूटिलिटीज। तो ग्रोसरीज का ये है सेक्शन, रेंट का ये, यूटिलिटीज का ये। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 145। एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोसरीज एंड यूटिलिटीज। तो एक्सपेंडिचर एंड ऑन ग्रोसरीज माइनस एक्सपेंडिचर ऑन यूटिलिटीज, तो कितना है? टोटल इनकम का 35% है, तो 50,000 का 50K का 35% ग्रोसरीज में जाता है, माइनस यूटिलिटीज में कितना जाता है? ये 15% ऑफ, ओके 50K था ना, 50K का 15% यूटिलिटीज में जाता है। तो इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करके कितना आएगा? इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 10,000। इसे ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, जैसे कि ऐसे ऐसे 50 इंटू 35/100 माइनस 50 इंटू 15 इसमें एक जीरो कम लगा है, तो ये दोनों जीरो से कट गया, ये दोनों जीरो से कट गया। 35 5 25 15 16 17 175 0 0 माइनस 15 5 75 75 0 तीन जीरो था, तो एक तो वन मतलब 1 2 3 75 आएगा, तो ये आ गया 100,000 10,000। इसे हम सही से नहीं लिखे आए थे। 50,000 का 15%, तो ये दोनों से 75 0 0, तो इसका आंसर ये आ गया। एंड हमें जो ऑप्शन दे रखा है इसमें ये ऑप्शन है ही नहीं, मतलब ये 10,000 का ऑप्शन है ही नहीं, तो इसमें से एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ये सारा ऑप्शन मिसप्रिंट था। करेक्ट ऑप्शन मतलब करेक्ट आंसर यही होगा, 10,000। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड 2 ये हो सकता है कि जैसे कि हमने देखा यहाँ पे ग्रोसरीज का कितना परसेंट है, 35, और यूटिलिटीज का 15, तो हम डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं। तो ग्रोसरीज माइनस यूटिलिटीज कितना आएगा? 35% माइनस 35% माइनस 15% कितना आ जाएगा? ये 20%। तो हम डायरेक्ट निकाल लेते क्या कि जो 20% ऑफ द इनकम होगा वही इसका डिफरेंस होगा। तो 20% ऑफ इट्स इनकम क्या था? 50,000। तो यही आंसर आ जाएगा। 5 टू ज़ा 10, और ये 1 2 3 0, तो सेम आंसर आता है। ये मेथड 1 था। मेथड 2 ये ज़्यादा फास्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146 में पूछ रहा था कि कितना खर्च होगा रेंट और यूटिलिटीज मिला के। तो रेंट पे कितना खर्च हो रहा है? 40%। रेंट पे कितना है? 40%, और यूटिलिटीज पे कितना खर्च हुआ? 15%। और टोटल कितना हो गया? 55% खर्च हुआ दोनों मिला के। तो 55% कितना हो जाएगा? ये 50,000 का। अब डायरेक्ट आप एग्जाम में भी कैलकुलेटर दिया रहता है ना, तो उसमें डायरेक्ट निकालने का रहता है। तो ये आ जाएगा 5,025 25 26 27 एंड ये 00 27,500 है। ये बी ऑप्शन सही है, और इसका इसका एक भी ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन दूसरा है। 10,000 सही होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस इज आर
incorrect for the variable having ratio scale of measurement. So ये जो रेशियो स्केल होता है, 4 टाइप ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट होता है। एक होता है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। इसके बारे में मैंने क्विज वन वाले वीडियो का जो बनाया था ना, क्विज वन का पीवाई क्यूज, उसमें मैंने ये चारों स्केल के बारे में बहुत अच्छा से समझाया था एंड उस पर थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल भी बताया था। तो आप उससे, अगर आपको नहीं आता है तो आप वहाँ तो आप देख सकते हैं। और अगर आप ये एंड टर्म का तैयारी कर रहे हैं ना, और आपने क्विज वन और क्विज टू का पीवाई क्यू नहीं किया है, तो आप वो दोनों भी कर लीजिएगा साथ साथ, क्योंकि जो मतलब इसमें जो पूछा जाएगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो क्विज वन और क्विज टू का भी पूछा जाता है ना, तो आपको हेल्प ही होगा। अगर आपने नहीं देखा है क्विज वन क्विज टू का पीवाई क्यू, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी इवोल्यूटेड। तो हम थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं कि जो इंटरवल स्केल होता था ना, इंटरवल, इंटरवल में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों कर सकते हैं, और रेशियो में हम चारों चीज़ कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सब चीज़ कर सकते हैं। और ये इसके पास कोई भी एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है, इसके पास एब्सोल्यूट जीरो होता है। और अब देखते हैं क्या है। और इसका अगर हम एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करेंगे कि जो इसका रेशियो स्केल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे लाइक एज, बहुत सारे लोगों का हम एज लिख दिए हैं, जैसे एज ऑफ राम कितना 40 है, और एज ऑफ श्याम 20 है, तो ये सब क्या मेजरमेंट। फिर और एज ऑफ हम लिख दिए गीता, ये कितना है 30 है। तो अगर हम इसे क्या कर सकते हैं, लाइक हम इसे असेंडिंग डिसेंडिंग में सजा सकते हैं ना। तो अगर हम असेंडिंग में सजाएं तो ये हो जाएगा 20, 30 और 40। और हमें यहाँ बता दें कि ये एज है, तो हम इससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पाए कि अगर हम इसे सजा दिए से तो हम कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है नहीं, कि सबसे जो इस लिस्ट में सबसे छोटा जिसका एज है वो सबसे कम एज है 20, मतलब जिसका एज 20 होगा दैट इज श्याम का। सबसे बड़ा एज है 40 जिसका एज है दैट इज राम का। उससे बड़ा कोई एज नहीं है, इससे छोटा कोई एज नहीं है। ऐसा कुछ ऑर्डर ऑर्डर से हम कुछ ना कुछ मीनिंग तो निकाल पाए हैं। अब देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी इवोल्यूटेड, यानी कि हम डिफरेंस मतलब वेरिएबल का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं डिफरेंस लेके, लेकिन रेशियो स्केल में तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। यहाँ बोल रहा है कि नहीं निकाल सकते हैं, तो ये क्या गलत ऑप्शन है, तो हमें इनकरेक्ट ही मार्क करना था। तो ये सही हो जाएगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट मार्क करना है यहाँ पे। तो ऑर्डर ऑफ द डाटा इज मीनिंगफुल, ऑर्डर मीनिंगफुल हुआ ना हमें। आप जब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए तो कुछ ना कुछ तो मीनिंग निकला, हाँ मीनिंगफुल तो होता है। तो इनकरेक्ट करना है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज पॉसिबल, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पॉसिबल होता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। इट डज नॉट हैव एन एब्सोल्यूट जीरो, हम इसमें बताएं कि एब्सोल्यूट जीरो होता है, ये बोला नहीं होता है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट मार्क करना था। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 148। द एवरेज ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 45 if the average of first 8 observation is 41 and the average of last 8 observation is 53, तो 8th observation क्या होगा। ठीक है, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज इज लाइक सम ऑफ टोटल, एवरेज होता है ना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ क्या दे रखा है, 45 दे रखा है एवरेज 15 ऑब्जर्वेशन का, x1 x2 से लेके x15/15। तो ये जो सम कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 से लेके x15 तक का सम आ जाएगा 45 इंटू 15। अब इसमें हमें दे रखा है फर्स्ट 8 का 41 है, यानी कि फर्स्ट 8 क्या हो जाएगा, फर्स्ट 8 हो जाएगा x1 प्लस x2 से लेके x8 तक का, ये कितना है 41 है, तो 41 इंटू 8 हो जाएगा जैसे कि इसमें हुआ। फिर हमें दे रखा है लास्ट 8 ऑब्जर्वेशन, तो लास्ट 8 क्या हो जाएगा, जैसे ये x15 है यहाँ पे लास्ट 8, तो ऐसे ही x8 प्लस x9 से लेके x15 का ये कितना है 53 इंटू 8 हो जाएगा। कैसे हुआ, क्योंकि ये बोला फर्स्ट 8 फिर लास्ट 8। तो देखते हैं
फर्स्ट 8 तो हम लिख दिए, ये 1 से लेके 8 तक होगा। लास्ट 8 ये 15 से लेके कहाँ तक हम जाएंगे, ये 8 नंबर है ना, जैसे कि काउंट कर लीजिए, 15 माइनस 8 कितना होगा, 15 माइनस 8 7, और हमें मतलब ये दोनों इंक्लूड करना है तो +1, यानी कि कितना, ये 8 नंबर है इधर, ये 8 नंबर है इधर। तो ये मीन मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा है, तो हमें बताना है 8 ऑब्जर्वेशन क्या होगा। सो इसको ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऐसे हम इसे लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 से लेके x8, फिर प्लस x9 से लेके x15 इक्वल टू 45 × 15, जो ये है। तो यहाँ तक का सम हमें क्या क्या मिल गया, 41 × 8, प्लस यहाँ पे ये तो है, बट यहाँ पे हम ये लिख दिया ना, x9 प्लस x10 से लेके x15 तक क्या हो जाएगा, 53 × 8 माइनस x8 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 53 × 8 माइनस x8 इक्वल टू 45 × 15। अब इसे सॉल्व करना है तो कैलकुलेटर का हेल्प लीजिए, या डायरेक्ट कीजिए। 8 4 32 प्लस 8 3 24, 4 बाकी 42 माइनस 45 × 15 इक्वल टू x8, ये हो जाएगा 675 इक्वल टू x8, और इसे सॉल्व करने पे आ जाएगा x8 हमारा 77 के इक्वल। बस यही निकालना था। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 149 क्या कह रहा है। A certain type of electronic device has a lifetime that follow an exponential distribution follow कर रहा है with mean of 500 hour. If the device has already worked for 400 hour without failing, what is the probability that it will continue for at least 100? ओके, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था इसका फॉर्मूला, कि एफ एक्स जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, लेमडा e⁻−λx, अगर हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और अदरवाइज क्या हो जाएगा, 0। यही था एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें इसमें दे रखा है मीन, तो जो मीन था वो मीन और ये एक एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू मीन होता था, और ये किसके बराबर होता था, 1/λ के। यहाँ पे जो लैम्डा है ना वही, तो हमें मीन दे रखा है 500 इक्वल टू 1/λ, तो हमें यहाँ से लैम्डा निकल गया 1/500, दैट इज 0.002। हमें क्या कह रहा है कि ये ऑलरेडी 400 घंटा के लिए काम कर चुका है, तो ये एक 100 घंटा और काम करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसका हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100 का। तो ये है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हम ये वाला फंक्शन लेते थे, तो हमारा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये 100 से लेके इन्फिनिटी, और ये लैम्डा का वैल्यू में पता है, बाद में पुट कर लेंगे, e⁻−λx dx। तो इसे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, और e⁻x का इंटीग्रेशन वही होता है डिवाइडेड बाय -λ। इसमें हम 100 से इन्फिनिटी तक का वैल्यू रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पहले इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये तो यहाँ से कट जाएगा ना, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, -e⁻−λx। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रखेंगे अपर लिमिट, यानी कि इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या होगा, -e⁻− ये लैम्डा इंटू इन्फिनिटी माइनस, अब इसमें 100 रखेंगे, ये माइनस को हम यहाँ बाहर ले रखे हैं, बस हमारे पास ये इतना है। इसमें से हम देख रहे हैं -e⁻−λ इंटू 100। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे इन्फिनिटी से, तो वही आएगा e⁻∞ इक्वल टू -e⁻- ये, और हमें लैम्डा का वैल्यू क्या आया था, लैम्डा का वैल्यू आया था 1/500, ये 100/500 हो जाएगा, 1/500 था ना, तो ये 0 0 ये 0 0 खत्म, और ये e⁻∞ ऐसे हम लिख सकते हैं
1/e⁻∞, पहले वाले वीडियो में समझाए थे। तो इसका वैल्यू e⁻∞ क्या हो जाता है, ये ई क्या है, लाइक 2 पॉइंट समथिंग समथिंग होता है, इसके पावर इन्फिनिटी, तो ये टेंड करता है इन्फिनिटी की तरफ, तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0। तो इसका वैल्यू आ गया 0 माइनस e⁻⁻.5, तो ये आ गया माइनस माइनस हो गया प्लस e⁻⁻.5, और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा तो 0.818, और हमें 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना था, तो ये हो जाएगा 0.82 या 81, मतलब ये तो आंसर हमें रेंज में दे रखा होता है। तो ये भी चलेगा, अगर आप 0.81 लिख दीजिएगा तो वो भी चल जाएगा, ये भी लिख देगा तो भी चल जाएगा, उतना डेसिमल का कोई इतना लोचा नहीं होता इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 0.81 या 82। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 150 क्या है। A university needs to form a research team of 4 student out of total 9 student, टोटल 9 है, उसमें से 4 का टीम बनाना है। तो कैसे बनाना है, in how many ways can the team be formed if 2 particular student must be included। इसमें से कोई 2 स्टूडेंट है, जैसे कि ये 9 स्टूडेंट है, इसमें S1 S2 S3 S4 और S5 S6 S7 S8 और S9। तो इसमें से कोई 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट है ना, उसमें उसको हमें चूज करना ही है। तो मान लेते हैं वो जो 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट है वो S1 S2 है, नहीं हमें ये S1 S2 को तो सिलेक्ट करना ही है। तो हमें 4 स्टूडेंट सिलेक्ट करना था, उसमें से हम डिसाइड कर लिए क्या कि हमें 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट दैट इज S1 S2 सिलेक्ट करना ही है। लाइक ये 9 स्टूडेंट था ना, तो हमें अब 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करना ही है। तो इसमें से बचा कितना टोटल, अब हमें 7 स्टूडेंट बचा, उसमें से हमें 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें 4 स्टूडेंट का एक टीम बनाना था, उसमें से हम 2 तो सिलेक्ट कर ही लिए, तो बचा कितना 2, और ये टोटल कितना है 2 निकाल लिए, तो ये 7 बचा ना, तो टोटल अब 7 स्टूडेंट बचा, इसमें से हमें 2 सिलेक्ट करना है। तो क्या आ जाएगा 7C2, क्योंकि 2 तो सिलेक्ट कर लिए, तो 2 को सिलेक्ट करने का एक तरीका है इंटू ये, तो ये आ जाएगा 7 × 6/2 × 1, 2 3 6 7 3 21 आंसर। समझे ना इसे, क्योंकि हमें 4 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना था, 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट उसमें आना ही आना चाहिए, यानी कि उसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं लग रहा है कि हम इसमें से चूज करें। तो अगर हम वो 2 स्टूडेंट को ले लिए तो बचा कितना, अब हमें सिलेक्ट करने का 2 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, और इस 9 स्टूडेंट में से हम 2 स्टूडेंट तो निकाल लिए थे, तो बचा कितना अब 7, इसी 7 में से 7 में से हम 2 को सिलेक्ट करेंगे ना, इसीलिए ये 21। बाकी जो दो स्टूडेंट को सिलेक्ट करने का था वो तरीका वो 1 वे था, क्योंकि उसमें कोई तरीका ही नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151 क्या है। इन हाउ मेनी वेज कैन द टीम बी फॉर्म्ड इफ 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड। तो इसमें कोई 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट है, हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो अगर हमें मान लेते हैं कि हमें S1 S2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो टोटल कितना बचा उस टीम को सिलेक्ट करने के, फिर भी हमें अब कितना बचा है यहाँ पे टोटल, हम मान लें कि हमको ये दोनों सिलेक्ट नहीं करना, तो टोटल हमारे पास 7 स्टूडेंट बचा। अब इसी में से हमको कोई 4 सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे वो बोल दिया कि हमें इस दोनों को सिलेक्ट नहीं करना है। अब आप सिलेक्ट कर लीजिए अपना स्टूडेंट का टीम। तो इसमें से 7C4 हम सिलेक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 7 × 6 × 5 × 4 बाय 4 × 3 × 2 × 1, ये इससे गया, ये 3 2 6, 7 5 35, बस यही आंसर था। अब देखते हैं आगे, अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप थोड़ा सा एक बार और रिवाइंड करके देखिएगा तो आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड रीडिंग बी अरेंज सच दैट द वॉवल ऑलवेज कम टुगेदर। तो इस रीडिंग वर्ड में वॉवल कौन कौन सा है, एक ई है, ए है और आई है। तो हमें इन तीनों को एक साथ रखना है और उसे हमें क्या अरेंज करना है। अरेंज मतलब होता है परमुटेशन का यूज करना, होता है। इसे मतलब डायरेक्ट ही कर सकते हो, इसका फॉर्मूला का तरीका नहीं पड़ेगा यूज में। तो हमें ई ए आई को एक साथ रखना है, तो इसे डब्बा में कर लेते हैं। बचा कितना, आर बचा, एक पोजीशन आर के लिए और एक पोजीशन डी के लिए, एक पोजीशन एन के लिए और एक पोजीशन जी के लिए।
तो हम क्या करते हैं, पहले ना ये जो कॉन्सोनेंट था उसे हम अरेंज कर देते हैं। तो चार चार प्लेस पे चार कॉन्सोनेंट को अरेंज करना है, तो इसका तरीका क्या होगा, 4 फैक्टोरियल तरीका होगा। उसके बाद फिर वॉवल कितना है, 3। एक मिनट, ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये एक प्लेस पे तो ये भी है ना, तो ये मतलब हमें इनको साथ में रखना है। तो हम अरेंज क्या करेंगे, ये 4 वॉवल और ये एक 3 का वॉवल का गुच्छा। ये वॉवल तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो ये कितना है, ये 5 फैक्टोरियल तरीका से होगा अरेंज। और ये जो वॉवल का गुच्छा है ये 3 फैक्टोरियल तरीका से अरेंज होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 770। कैलकुलेटर से के का यूज करके सॉल्व करिए, डायरेक्ट भी सॉल्व करिएगा। जैसे ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 4 3 2 1, और फिर 3 फैक्टोरियल का हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, इसे मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। ऐसे कैलकुलेटर में डायरेक्ट फैक्टोरियल का यूज करने का दिया रहता है एक ऑप्शन, उसे यूज करके डायरेक्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा, 720 आएगा। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 153। इसमें बोला जा रहा है, इन अ सर्वे ऑफ 120 पीपल, 70 like tea, 50 like coffee, 30 like both tea and coffee. What is the probability that a person chosen at random either likes either tea और कॉफी? और का मतलब होता है यूनियन, और एंड का मतलब होता था इंटरसेक्शन। ठीक है, तो टी और कॉफी प्रोबेबिलिटी कि वो जो पर्सन है या तो टी लाइक करेगा या कॉफी लाइक करेगा। तो इसका फॉर्मूला होता था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन कॉफी। इसका फॉर्मूला था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का था, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ सेट्स का ये फॉर्मूला है, उसी को प्रोबेबिलिटी पे लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले टी टी को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, टी का है 50, नहीं 70 है ना, 70 बाई टोटल कितना है 120, प्लस कॉफी का 50/120 माइनस दोनों का 30/120। इसे सॉल्व करने पे आ जाएगा 90/120, ये आ जाएगा 3/4, और ये आ जाएगा 0.75। बस इसे यही देना था, अच्छा 1 डेसिमल प्लेस तक देना था, 0.7 आ जाएगा। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 154। तो इसमें क्या करना है वन क्वेश्चन नंबर 154, इसमें क्या करना है, अ जार कंटेन 6 रेड बॉल, 6 रेड बॉल है, 8 ब्लू बॉल है। इसमें से हम टोटल कितना बॉल हो गया, टोटल हो गया 6 6 12 13 14 15 15 बॉल्स है, टोटल है 14 बॉल्स। इसमें से ये 6 रेड है, 8 ब्लू है। इसमें से हमें 2 ball are drawn without replacement. Let event A be the event that the first ball drawn is red. तो A क्या है, फर्स्ट रेड, और इवेंट बी क्या है कि जो सेकेंड बॉल होगा वो हो जाएगा ब्लू, सेकेंड है ब्लू। तो हमें क्या निकालना है, ये सब चेक करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ये फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि हमें क्या फर्स्ट रेड लाना है। तो फर्स्ट रेड का कैसे हो सकता है कि पहला रेड आ जाए दूसरा भी रेड आ जाए, या फिर पहला रेड आ जाए दूसरा ब्लू आ जाए। तो ये दोनों कंडीशन बनेगा, तो ये केस 1 है, ये केस 2 है। तो केस 1 केस 2 है, तो हम तो पहला रेड आ जाए, तो पहला रेड आएगा तो ये 6 बॉल में से कोई भी, टोटल बॉल 6 था उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। तो 6C1 से भी करेंगे तो 6C1 बाय टोटल बॉल कितना है 14 इंटू सेकेंड बॉल सिलेक्ट करना है, तो वो भी रेड ही होना चाहिए, तो रेड तो 5/13 हो जाएगा क्योंकि एक बॉल तो निकल गया। प्लस पहला रेड होगा तो 6/14, फिर दूसरा ब्लू होगा तो 8/13। तो इसका आंसर सॉल्व करने में कितना आएगा, इसे सॉल्व करने पे आएगा ये 30 प्लस 8 6 48/14 इंटू 13, ये कितना आ जाएगा 78/14 इंटू 13, 13 से 78, ये आ जाएगा 6/14। तो ये ऑप्शन क्या है, सही। अब ऑप्शन नंबर बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 8/15। सो हमारा इवेंट बी क्या था कि
सेकेंड वाला बॉल जो हमारा निकले वो ब्लू निकले, तो दो बॉल निकाले, उसमें से हमारा सेकेंड बॉल ब्लू निकलना चाहिए था इवेंट भी, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? तो इसका केस क्या बन सकता है कि पहले ब्लू निकले दूसरा फिर ब्लू निकल जाए, या फिर पहला रेड निकले दूसरा ब्लू निकल जाए, यही दो केस बनेगा। तो पहले रेड निकालेंगे बॉल, पहले ब्लू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 8 में फिर एक तो निकल गया, तो 7/13 प्लस रेड निकले, रेड 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 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6/14 इंटू दूसरा ब्लू निकालेंगे तो हो जाएगा 8/13। तो इसे सॉल्व करने पे आएगा 8 7 जा 56 प्लस 8 6 जा 48/14 इंटू 13। तो इसे 6 से 12 5 9 1 10/3 इंटू 13 ये आ जाएगा, ये कट जाएगा 8 से तो ये हो जाएगा, फिर ये कटेगा 4 2 जा 8 और 7 2 जा 14, 4/7 इसका आंसर आएगा। और इसमें क्या दे रखा है 8/15, तो ये ऑप्शन गलत है। अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो सी क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए क्या था कि फर्स्ट रेड हो, और बी था ना, सॉरी बी क्या था कि सेकेंड ब्लू हो। तो पहले रेड निकले, पहले रेड निकालना है फिर दूसरे बार में ब्लू निकालना है, तो पहले पहले रेड निकालेंगे तो कितना बॉल था, रेड रेड था 6, तो 6/14 हो जाएगा। फिर दूसरा ब्लू है, दूसरा ब्लू 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 8/13 ये कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 7 2 जा 14 फिर 24 और by 91, 24/91 ये ऑप्शन सही। अब हमें देखना है क्या कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, क्या ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है? तो दो दो इवेंट इंडिपेंडेंट तब होता है जब उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाए। चेक कर लेते हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम निकाले थे, क्या आया 6/14, और ये आया था 6/14, और ये बी का आया था 4/7, ये 2 ये 7 12/49 आ गया। और हमें यहाँ पे निकालो तो क्या आ गया 24/91, तो ये दोनों डज नॉट इक्वल टू 24/91, इसीलिए ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 155 क्या है। फॉर एक्स इज टू नॉर्मल म्यू 65 है, यानी कि मीन हमें 65 दे रखा है, या कह सकते हैं हमें एक्सपेक्टेशन जो है ना वो 65 दे रखा है, और सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस 36 दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसमें बेल शेप्ड ग्राफ बनता था ऐसे करके। यहाँ बीच में म्यू होता था, तो इधर इसका ग्राफ म्यू के इस साइड इसके और ग्राफ इस साइड दोनों में क्या होता था, सेम होता था। ये मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी का जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया था ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था उसी का है। तो इस साइड ग्राफ और इस साइड ग्राफ दोनों सिमेट्रिक होता है, तो मैं यहाँ पे ये ऑप्शन में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू 65, तो हाँ ये एक हाँ एक ये प्रॉपर्टी था ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू म्यू इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन म्यू इक्वल टू 0.5 होता है, क्योंकि इस पूरे एरिया को ना 1 कंसिडर करके चला जाता है, तो इधर 0.5 इधर 0.5, तो ये ऑप्शन सही है। अब है बी, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो इसको हम थोड़ा समझा देते हैं कि जस्ट लाइक हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है 59 से 71 तक का। आप इसे पहले रीड आउट कर लीजिए फिर देख लीजिएगा। तो इसमें बोल रहा है मतलब इस इतने एरिया का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है, और इसमें बोल रहा है क्या कि ये किसके बराबर होगा, एक्स लेस देन इक्वल टू 59 पे तो पीछे यहाँ पे 0 है, इतना लेंगे फिर इतना लेंगे, ये तो ये अगर हम बी ऑप्शन देखें तो बी में बोल रहा है क्या कि ये वाला प्रोबेबिलिटी लो फिर इतना वाला लो, तो क्या इसके बराबर होगा? और हमें जो हमें रियल ऑप्शन है वो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का है, तो क्या ये इससे मैच हुआ? नहीं ना मैच हुआ, ये इतना ले रहा है या फिर इतना ले रहा है, तो नहीं हुआ, ये रियल था नीचे वाला, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि
ये 59 से 71 क्या किसके बराबर होगा, एक्स लेस देन इक्वल टू 59 यानी इतना रीजन माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 71। इतने रीजन में से हम ये पूरा रीजन घटा रहे हैं तो मतलब ये पूरा ही रीजन हट गया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या है, एक्स लेस देन इक्वल टू 71, इतने रीजन में से इतने को घटा दो, ये पूरे पिंक वाले ऊपर वाले में से हम इतना को घटा देंगे तो हमारा ये इतना वाला रीजन आ जाएगा। तो हाँ ये ऑप्शन सही है और ये ए नंबर ऑप्शन सही है। ये सीन ऑप्शन गलत हो, अगर ये उल्टा रहता ना, उल्टा पहले ये 71 59 तब ये सही हो जाता जैसे कि नीचे में है, इसीलिए ऑप्शन गलत था। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 156। इफ ये पीएमएफ ग्राफ दे रखा है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का किसी y के लिए, अब हमें बताना है कि वैल्यू ऑफ ई वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5y। तो एक्सपेक्टेशन का मतलब ये होता था ना, एक्सपेक्टेशन निकालते थे, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाता था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, और एक्सपेक्टेशन ऑफ कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट सी है, एक्स हो जाएगा तो ये डायरेक्ट आगे आ जाता था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ऐसे चलता था। ये प्रॉपर्टी नहीं याद है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, याद रखिएगा, इसे काम आएगा। तो हम इसे इरेज कर देंगे। अब देखते हैं हमें पूछा क्या जा रहा था, इसका निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का क्या दोनों इक्वली इक्वली डिवाइड हो जाता था और ये कांस्टेंट को हम बाहर कर देते थे, तब ऐसे हो जाएगा ना। अब हमें निकालना है ये, और एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते थे, ये हो जाता था समेसन ऑफ एक्स इक्वल टू जो भी 1 से या 0 से लेके जहाँ तक भी है 1 2 3 4, और इसका सम हो जाता एक्स एक्स आई इंटू पी एक्स इक्वल टू एक्स पे। मतलब डायरेक्ट अगर हम समझाएं तो इसको इसे मल्टीप्लाई करते जाते थे, ये एक्स है ना तो ये 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसे हम समझाते हैं यहाँ पे। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे निकालते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर जाएंगे 0 इंटू 1/5 तो क्या हो जाएगा 0, प्लस 1 इंटू 2/5 तो क्या हो जाएगा 2/5, प्लस 2 इंटू 2/5 तो क्या हो जाएगा 2/5, इंटू 3 इंटू 1/5 तो हो जाएगा 3/5। इस सबको ऐड करने के बाद कितना आएगा 3 2 5 5 2 7 7/5। यही हो जाता है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। अब हमें पूछा है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वाई स्क्वायर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 0 1 4 9। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ पे y और ये पी वाई को मल्टीप्लाई करे थे, अब वाई स्क्वायर और पी वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा 0 इंटू 1 1/5, तो अभी भी 0 ही होगा, प्लस 1 इंटू 2/5 प्लस 4/5 हो जाएगा, प्लस ये 9/5 हो जाएगा। तो इसको कितना आ जाएगा 6 6 12 15/5, ये आ जाएगा 3। तो हमें जो क्या निकालना था इसका सम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर वाला निकला 3 प्लस 5 इंटू 7/5, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस 5 5 कटा 7 7 3 10, इसका वैल्यू आ गया बी। तो वेरिएंस निकालने का जो फॉर्मूला था, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो वेरिएशन ऑफ वाई क्या हो जाएगा, बस एक्स की जगह पे वाई रख देंगे, ये हो जाएगा। और ये दोनों चीज़ हमें पीछे निकाल चुके हैं। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना आया था, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर इधर है 3 आया था, तो ये 3 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई कितना आया था 7/5, उसका होल स्क्वायर करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3 माइनस 49/25, 25 3 75 माइनस 49/25, 15 में से घटाएंगे 6 6 में से घटाएंगे 2 26/15, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। कैलकुलेटर से सॉल्व करने पे आ जाएगा 1.04।
अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 158। इसमें क्या कहा जा रहा है, इफ द इंडियन क्रिकेट टीम हैज अ 65% चांस ऑफ विनिंग अ मैच एंड दे प्ले अ 5 मैच सीरीज with each match being independent of the other, what is the probability that the team will win the at least 4 मैच। एट लीस्ट 4 मैच यानी कि या तो चार मैच विन करे, या टोटल 5 ही मैच है तो या तो चार मैच जीत ले या 5 मैच जीत ले। तो इसमें विनिंग वाला मतलब क्राइटेरिया लगा कि विनिंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई विनिंग वाला क्या था, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट पे पूछ रखा है, ये बर्नौली का था ना, बर्नौली इवेंट इंडिपेंडेंट बर्नौली वाला। उसमें सक्सेस का बताना था, फिर फेलियर का कुछ था, तो उसका फॉर्मूला क्या था, जो प्रोबेबिलिटी, एक मिनट यहाँ लिखते हैं, अगर हमारा ये क्या है, एंड क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैच प्लेड है 5, और विन करेंगे जब हमारा आई इक्वल टू 4 हो या 5 हो, और ये विनिंग का क्या है, यानी सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या है 65%, यानी कि 0.65। तो इसका फॉर्मूला तो होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू आई इक्वल टू एन सी आई पी, जो सक्सेस है उसके पावर आई प्लस 1 - p⁻n - i। यहाँ पे p ये वाला ये सक्सेस होता था और ये फेलियर होता था। तो हमें निकालना है पहले आई क्या होना चाहिए, या तो 4 या 5, तो या तो 4 हो जाए या 5, तभी विन हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4 पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5c4, p क्या है 0.65 टू द पावर 4 इंटू 1 - p क्या आ जाएगा, 1 - p हो जाएगा 0.35 टू द पावर 5 - 4 1। तो इसे सॉल्व करने पे आ जाएगा, कितना आएगा 0.312। ये सॉल्व कैलकुलेटर्स का हेल्प लेके सॉल्व कर लीजिएगा। अब फिर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, क्योंकि दोनों में ही विन था, तो हो जाएगा 5 0.65 टू द पावर 5 इंटू 0.3 टू द 35 टू द पावर 5 - 5 दैट इज 0। ये पूरा टर्म तो 1 ही हो जाएगा, ये समथिंग टू द पावर 0 ये हो गया 1, और ये भी हो जाएगा 1 क्योंकि NCN होता है 1। और इसको हम अगर ये जो 5c4 है ना, ये 5c4 इक्वल टू हो जाता है 5c1 के बराबर, ये दोनों इक्वल होता है, इक्वल टू दिस 5 - 4 1। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 5, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.11 समथिंग, और हमें एटलीस्ट 4 चाहिए, तो या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, यानी केस 1 केस 2 दोनों को सम अप करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, तो ये आ जाना है 0.42 0.43, ये सही ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 160। The number of customer entering in a store follow a Poisson distribution with an average rate of 8 customer per hour। एक आवर में 8 कस्टमर। What is the probability that exactly 5 customer will enter the store in a 15-minute period? Okay. So हमारा ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या था, पी एक्स इक्वल टू एक्स, इसका फॉर्मूला था ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। और यहाँ पे जो x होता था वो 0 1 2 कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कि एग्जैक्टली 5 कस्टमर आए, तो हमारा x यहाँ पे क्या है 5 है, और लैम्डा कैसे निकालेंगे, लैम्डा निकालने के लिए हमें ये दे रखा है, ये रेट दे रखा है ना, तो 5 कस्टमर पर आवर हमें 15 मिनट पीरियड में, ओके। तो 60 मिनट में कितना है 8 कस्टमर, तो 15 मिनट में कितना हो जाएगा 8/60 इंटू 15, क्योंकि 1 मिनट में हो जाता है 8/60, 15 में 8/60 इंटू 15, ये क्या है 50/60, 4 2 जा 8, यानी 15 मिनट में 2 कस्टमर आएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा लैम्डा। तो इसे पुट करेंगे क्या होगा e टू द पावर -2 2 टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। देखें यहाँ पे 4 2 आना था, ये गलत, ये गलत, ये टू द पावर -2 टू द पावर 5
ये डायरेक्ट मैच हो गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 161, ये आखिरी क्वेश्चन है। क्या है? मेट्रो ऑन अ सर्टेन सिचुएशन अराइव यूनिफॉर्मली आफ्टर एवरी, हर एक 10 मिनट में आता है। इफ अ पर्सन अराइव एट अ मेट्रो स्टेशन एट रैंडम देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज टू वेट फॉर एटलीस्ट 4 मिनट, यानी कि एटलीस्ट 4 मिनट मतलब क्या, या तो 4 मिनट इंतजार इंतजार कर ले, या 4 से ज़्यादा मिनट, यानी कि 4, 5, 6, 7, 4.5 मिनट, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि हमारा एटलीस्ट 4 मिनट इंतजार करे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लेते हैं हमारा इवेंट है एटलीस्ट 4 मिनट, इवेंट ई, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम कितना है 10 मिनट में, फेवरेबल क्या हो जाएगा? तो हमें कम से कम 4 मिनट इंतजार करना है, ज़्यादा भी इंतजार कर सकते हैं। तो कितना, तो 10 मिनट में तो बस आ ही जाएगा, कम से कम 4, यानी कि 10 - 4, हमें कम से कम 6 मिनट, मतलब ये मतलब हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 6 मिनट, क्योंकि या तो 4 मिनट इंतजार करे, या 5 या 6 या 7, तो कितना मिनट तक इसको इंतजार करना पड़ सकता है, 6 मिनट तक का। तो क्या आ जाएगा, ये 6/10.6, ये हो जाएगा ऑप्शन, समझे ना यहाँ पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। आप तैयारी करते रहिएगा एंड ऑल द बेस्ट।